नमस्कार मित्रों, सभ्यता अध्ययन केंद्र की इस गोष्ठी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है वह है स्वाभाविक राष्ट्र भारत। तो क्या राष्ट्र कृत्रिम भी होते हैं? जब हम कहते हैं भारत एक स्वाभाविक राष्ट्र है तो क्या कुछ कृत्रिम राष्ट्र भी हैं? तो कई बार हमें लग सकता है, जैसे पाकिस्तान को हमने देखा या देखते हैं, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को, हमें लगता है कि हाँ भाई, एक 71 में पैदा हुआ, एक 47 में पैदा हुआ। तो इस तरह कुछ राष्ट्र अलग अलग समय में पैदा हो रहे हैं, तो उत्पत्ति तो देख रहे हैं, लेकिन यह उत्पत्ति स्वाभाविक है या कृत्रिम है, यह कैसे पता चलेगा? तो भारत के बारे में यदि हम विचार करें तो भारतीय राष्ट्र की जो संकल्पना है, यह हमने अपने पिछले कई एकाध वीडियोज में, जिसमें डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे जी ने इस पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला था, किस प्रकार भारत राष्ट्र विकसित हुआ, कैसे उसका विकास हुआ, संकुचन हुआ, ये सब पर प्रकाश डाला था। तो हमने यह देखा था कि मानव की सृष्टि से लेकर आज तक भारत एक राष्ट्र रहा है और उस राष्ट्र का एक स्वरूप रहा है जो वेदों में वर्णित है, जो बाकी यहाँ के शास्त्रों में वर्णित है। तो उसको नेचुरल स्टेट हम इसलिए कह रहे हैं, एक स्वाभाविक राष्ट्र इसलिए कह रहे हैं। और केवल हम नहीं कह रहे हैं, ये आगे आज के व्याख्यान में आप सुनेंगे और आप देखेंगे विथ रेफरेंस, यानी संदर्भों के साथ, कि कैसे जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान हैं, वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि कुछ राष्ट्र स्वाभाविक हैं, कुछ अस्वाभाविक हैं। भारत राष्ट्र के बारे में जब हम संकल्पना करते हैं, जब उसकी चर्चा करते हैं, तो उसकी वैश्विकता की चर्चा होती है कि वो एक वैश्विक राष्ट्र था और वह स्वाभाविक था, नेचुरल था, जो आज इस अवस्था में, आज एक छोटा सा भूभाग में सिमटा हुआ हमें दिखता है। तो अननेचुरल स्टेट क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, कृत्रिम राष्ट्र कैसे बनते हैं? और दुनिया में जो इतने सारे बड़े बड़े नेशन हैं, जो स्टेट्स हैं, जैसे कि अमेरिका है, पूरे विश्व में वह अपने आप को धुरी मानता है। ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, जो अपने नाम में ग्रेट लगाता है, वो जो स्वयं में महान है, वह कैसा राष्ट्र रहा है? और जो दूसरे, जैसे सबसे पड़ोस में हमारे चीन है, हमें भाई, हम पाकिस्तान को कह सकते हैं 47 में पैदा हुआ, चीन तो 47 में नहीं पैदा हुआ। चीन की उत्पत्ति कब हुई? तो दुनिया कहती है चीन जो है एक प्राचीन सभ्यता है, तो उसको भी एक नेचुरल स्टेट होना चाहिए। तो क्या नेचुरल नेशन होना चाहिए, स्वाभाविक राष्ट्र होना चाहिए? तो क्या चीन एक स्वाभाविक राष्ट्र है? हम कह रहे हैं भारत एक स्वाभाविक राष्ट्र है। तो हम भारत को स्वाभाविक राष्ट्र कहने का अर्थ ही यही है कि बाकी जो राष्ट्र आज दिख रहे हैं विश्व में बड़े बड़े, वो वास्तव में नेचुरल नहीं है, स्वाभाविक नहीं है। उनमें क्या कृत्रिमता है और क्या बनावटीपना है, क्यों उनको अननेचुरल कहा जा रहा है, इस पर आज हमारे साथ चर्चा करेंगी हमारी विदुषी जो वक्ता हैं, जो सुपरिचित हैं हमारे इस चैनल के लिए, हमारे चैनल के श्रोताओं के लिए, प्रोफेसर कुसुमलता केडिया, जो कि अर्थशास्त्र और इतिहास की जबरदस्त विद्वान हैं। उन्होंने यूरोप को और इस मध्य एशिया को ओरिजिनल रेफरेंसेस से चीज़ों को पढ़ा है। उनके पास बहुत गजब की जानकारियां हैं और सबसे बड़ी बात है, वह दृष्टि है, जो इन्हीं पुस्तकों में से, जो सामान्य रूप से लगभग सभी पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं, उन्हीं पुस्तकों में से कुछ कमाल की जानकारी निकाल के लाती हैं, जो सामान्य अध्येता, जो पढ़ने वाला, उसका पाठक है, वह उसमें से वो चीज़ें नहीं देख पाता है, लेकिन वो देखती हैं और उसको सामने में रखती हैं। ये उनकी विशेषता है। तो आइए हम सुनते हैं प्रोफेसर कुसुमलता केडिया जी को। व्याख्यान प्रारंभ हो इससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका प्रचार करें। हम आपसे कोई धन नहीं मांग रहे, हम ये नहीं कहेंगे कि आप हमें आर्थिक सहायता प्रदान कीजिए, लेकिन हम यह अवश्य चाहेंगे कि यदि ये विचार आपको सही प्रतीत होते हैं, इनको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, इस चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ाइए, इस कंटेंट को, इन वीडियोज के कंटेंट को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। यही आपका सहयोग होगा, यही आपकी जो डोनेशन है, आपकी ओर से ये डोनेशन होगा इस काउज के प्रति, इस काम के प्रति, इस कार्य के प्रति, इस उद्देश्य के प्रति। तो हम चाहते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको नियमित रूप से हमारी सूचनाएं, हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब व्याख्यान प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। जैसा आप लोगों को ज्ञात है, आज का विषय है स्वाभाविक राष्ट्र भारत। ये सबसे पहले मैंने 2013 में, नवंबर महीना मुझे याद आ रहा है,
पतंजलि योग पीठ में आस्था चैनल पर ये मैंने वक्तव्य दिया था। मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ जब अभी हाल में 15-20 दिन में मैंने कापलान की कई किताबें मंगाई थी, उनमें 3 शब्दों का प्रयोग देखा: हिस्टोरिकल स्टेट्स, आर्टिफिशियल स्टेट्स, लीगल इलीगल स्टेट, अनहिस्टोरिकल स्टेट। तो मुझे बहुत सुखद आश्चर्य हुआ और मेरा विश्वास बड़ा दृढ़ हो गया कि ये सब एजेंडा बेस्ड प्रोपेगेंडिस्ट लिटरेचर है। ऐसा तो नहीं है कि कापलान ने मेरा भाषण सुन के कहा, ऐसा तो नहीं है कि मुझे कोई ऊपर से इल्हाम उल्हाम होता है, पढ़ती हूँ लिखती हूँ। और ये कहाँ से मुझे मिला था? जब मैं यूरोप में सेंट्रल एशियंस का जो आक्रमण है, जिसकी लगातार चर्चा है, उस समय मैं एक सीरीज पढ़ रही थी, वी द पीपल ऑफ यूरोप या पीपल्स ऑफ यूरोप ऐसे करके एक सीरीज चल रही थी, जिसमें आवार हैं, मगयार हैं, गोथ हैं, वंडाल हैं, दुनिया भर के हैं, सुई है। तो ये कह रहे हैं जी सेंट्रल एशिया से होड़ के होड़ आ रहे हैं, झुंड के झुंड आ रहे हैं, यूरोप को बसा रहे हैं। सुन के एकदम दिमाग गड़बड़ा गया, क्योंकि ये तो रेशियल थ्योरी की बात करते हैं कि यूरोप में कुछ अलग रेस है, बाकी दुनिया में कुछ अलग देश है। और ये लगातार किताबें चल रही हैं 5th सेंचुरी से 20th सेंचुरी तक। जर्मनी अपने को हूण कह रहा है और ये कह रहे हैं ये आ कहाँ से रहे हैं पता नहीं। मैंने महाभारत, रामायण, वाल्मीकि रामायण सब पढ़ा था, तो मुझे पता था कि ये सब नंदिनी के वंशज हैं। तो जहाँ तक ध्यान आ रहा, हार्पर कॉलिंस का जो वर्ल्ड हिस्टोरिकल एटलस है, उसको मैं बिछा बिछा के इनको ढूंढ रही थी। और इनको ढूंढते ढूंढते, नक्शों से जूझते जूझते, अचानक यूं मेरे आँख के आगे आकर खड़ा हो गया स्वाभाविक राष्ट्र भारत। ये जो एक डीके वालों ने भी छापा है, वर्ल्ड हिस्टोरिकल एटलस, दोनों का स्टाइल थोड़ा फर्क है, लेकिन एक चीज़ कॉमन है। एशिया थ्रू सेंचुरीज, अमेरिका थ्रू सेंचुरीज, रशिया थ्रू सेंचुरीज, मिडिल एजेस थ्रू सेंचुरीज, और थ्रू सेंचुरीज में वही 5वीं 6वीं BC से ये शुरू करके 20th सेंचुरी तक आते हैं। तो सब थ्रू सेंचुरीज खुल के आ गए। तो वहाँ से जो बीजारोपण भाषण का हुआ था, जब कापलान वगैरह को पढ़ा तो एकदम आनंद आ गया। तो इस विषय को आज लेते हैं और 1 घंटे में ख़त्म करना, इसलिए डिटेल नहीं दूंगी, मोटी आउटलाइन दूंगी। डिटेल की इच्छा होगी तो फिर देखा जाएगा। वर्तमान इंटरनेशनल लॉ के तहत नेशन स्टेट नाम की जो पॉलिटिकल इकाई है, उसमें 15 अगस्त 1947 के बाद वाले भारत से, 14 अगस्त नहीं 12 अगस्त करेंगे तो ये सारा थीसिस गड़बड़ा जाएगा। 15 अगस्त में जो एक नन्हा सा छोटा सा भारत जो नेहरू गांधी ने निकाला, जिसमें और फर्दर फ्रेगमेंटेशन चाहते थे, हैदराबाद बाहर चाहते थे, कश्मीर बाहर चाहते थे, जूनागढ़ बाहर चाहते थे, नॉर्थ ईस्ट बाहर चाहते थे, ये सब बाहर चाहते थे, हो नहीं पाया। तो ये जो छोटा सा भारत 15 अगस्त 1947 को वर्तमान इंटरनेशनल लॉ के तहत एक पॉलिटिकल इकाई है। इस पॉलिटिकल इकाई का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है, यानी लैंड एरिया है, इस लैंड एरिया से बड़े 6 नेशन स्टेट और हैं। और ये 6 नेशन स्टेट अनहिस्टोरिकल, आर्टिफिशियल, और एक शब्द मैं और ऐड करना चाहूँगी, ये दोनों तो एक्सेप्ट हो गया है, तीसरा शब्द मैं जोड़ना चाहूँगी, इलीगल नेशन स्टेट्स है। 10 साल 5 साल हो सकता है, 2 साल में ये सारी बहसें आपको अब भारत के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में आएगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन दुनिया भर के मीडिया में वैसे ही आएगा जैसे कि फिल्मों में आता है कि आज का हीरो कौन है, कल का हीरो कौन है। इतना कॉमन टॉपिक ये होगा। तो ये 6 कौन है, एक लाइन से शुरू किया जाए, या पहले मैं 6 का नाम गिना दूँ। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ब्राज़ील, नॉर्थ अमेरिका में 2, साउथ अमेरिका में 1, 3। अब इधर सीधे चले आइए, ऑस्ट्रेलिया 4,
कॉन्टिनेंट ही है। फिर एशिया, यूरेशिया में चले आइए, एशिया नहीं यूरेशिया में पहले रूस, फिर सोवियत रूस, फिर टूट फूट के रूस, और पांचवा जो टूटने की कगार पे है जो है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये चाइना नहीं है, कम्युनिस्ट रेजिम का कॉलोनियल इंपीरियलिस्ट एम्पायर है। इस पर हम आपके चैनल पर कई बार बोल चुके हैं, जम्बू टॉक्स पर भी बोल चुके हैं। तो ये जो 6 हैं ये साइज में, यानी इनका जो क्षेत्रफल है वो 15 अगस्त 19 भारत नहीं कहिए, कौन सा भारत, किस तारीख का भारत, 15 अगस्त 1947 वाले भारत से ज़्यादा है। और 2 स्थापना दे रही हूँ जिसके पक्ष में तथ्य दे रही हूँ। एक, भारत एक हिस्टोरिकल, लीगल, नेचुरल नेशन स्टेट है, और ये भाषा मैं ले रही हूँ अमेरिका के डिफेंस एकेडमी की फॉरेन पॉलिसी वगैरह की भाषा बोल रही हूँ। नहीं तो पहले तो मैं अस्वाभाविक राष्ट्र यही 2 शब्द ली थी जब 2013 में भाषण दिया। ये 6 अनहिस्टोरिकल है। कनाडा नामक किसी देश का नाम आप न BC में पढ़ेंगे, न AD में पढ़ेंगे, न रोमन एम्पायर के समय पढ़ेंगे, न आप जिसको ये लोग मिडिवल कहते हैं उस समय पढ़ेंगे, न आप रेनेसा के समय पढ़ेंगे, न रिफॉर्मेशन के समय पढ़ेंगे, न इनलाइटनमेंट के समय पढ़ेंगे। 100-150 साल का मामला है। अनहिस्टोरिकल स्टेट। दूसरा, अब अभी इतने पर चलते हैं, अनहिस्टोरिकल और आर्टिफिशियल स्टेट। आर्टिफिशियल स्टेट का मतलब क्या है? आर्टिफिशियल नेशन स्टेट। स्टेट तो ठीक ठाक है, नेशन आर्टिफिशियल है। हम सबको पता है कि ये दोनों, कनाडा और अमेरिका, यूरोप के माइग्रेंट्स का बसा हुआ है, शुरुआत है, और बाद में दुनिया भर के माइग्रेंट्स यहाँ आके बैठ गए हैं। इसीलिए इसको कॉल्ड्रॉन कहते हैं, एक बड़ा कड़ाहा जिसमें आलू भी डाला, भिंडी भी डाला, सब डाल के वो सांभर बनाया। तो ये अनहिस्टोरिकल, अननेचुरल नेशन स्टेट है। कौन? कनाडा पहला। दूसरा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सेम स्टोरी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का किसी इतिहास की किताब में आपको न BC में, न AD में, न 7th सेंचुरी में, न 9th में, न 13th में, न एक्सपेंशन ऑफ क्रिश्चियनिटी का कहानी पढ़ेंगे। तब हम लोग की कहानी में तो खैर नाम आना ही नहीं, यूरोपियंस की कहानी में भी नाम नहीं है, रेनेसा में भी नहीं है, रिफॉर्मेशन में भी नहीं है। रेनेसा के बाद तो कोलंबस पहुंच जाता है ना, कोलंबस के पहुंचते ही अमेरिका देश नहीं है। अमेरिका देश 19th सेंचुरी में आता है, और नेशन स्टेट के रूप में 200, 150, 200, 250 साल का इसका अपना लिखित इतिहास में है। क्योंकि पोस्ट कोलंबस कौन जा रहा है यूरोप से? यूरोप के कैदी, यूरोप के भगोड़े, यूरोप के अपराधी, यूरोप का जो सबसे परिहा क्लास है, जो मार्जिनल क्लास है हर दृष्टि से, वो जाके वहाँ बस रहा है। और कहाँ बस रहा है? अटलांटिक के ईस्टर्न कोस्ट पर। अटलांटिक, ये इस कॉन्टिनेंट का जो फैलावा है अटलांटिक से पैसिफिक तक, तो अटलांटिक से पैसिफिक तक जाने में 1890 कैलिफोर्निया में पहुंचने में, यानी 150, 200, 250 साल नहीं, 1890 में अमेरिका के जो रेड इंडियंस हैं, जो मूल निवासी हैं, कच्छप द्वीप ही शायद नाम है उसका, टार्टवाइज आइलैंड, तो कच्छप द्वीप के मूल निवासियों से नहीं, वो एक नेशन के रूप में, उसका नाम मुझे भूल रहा है, इनकी आखिरी लड़ाई 1890 में है। और उसी 1890 में ये अपने लीगल स्टेट का नक्शा देख पा रहे हैं, कैलिफोर्निया स्टेट से पहुंच तब तक पा रहे हैं। और ये जो लड़ाई है 1850 से 1890 तक की लड़ाइयाँ
आज 2021 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बहस के लिए पेंडिंग है। उसी प्रकार से जैसा कि पॉलिटिकल कारणों से अयोध्या का मुकदमा 54-56 कब से लेकर या 25 से लेकर भारत के कोर्ट्स में पेंडिंग था। तो अमेरिका कहता है कि जिस दिन हमने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कर दिया उस दिन से हम नेशन स्टेट हैं। तो तुम नेशन स्टेट हो तो इतने बड़े हो ना, तुम्हारे पास तो कैलिफोर्निया भी नहीं था, तुम्हारे पास दक्षिण वाले राज्य भी नहीं थे, ये सब तो तुमने मैक्सिको से खरीदा है ना। अलास्का तुमने खरीदा है या बेचा है मुझे नहीं याद आ रहा है। देश का भूभाग खरीदा और बेचा नहीं जाता है। जहाँ खरीदा और बेचा जाता है वो अनहिस्टोरिकल, इलीगल, अननेचुरल होता है। 2 हो गया। अब तीसरा आ जाइए, ब्राज़ील। तेजी से चल रहे हैं, बाद में और कई चीज़ें कहेंगे। ब्राज़ील पूरे साउथ अमेरिका में जो नेशन स्टेट है बहुत पुरातन है, हिस्टोरिकल है, लेकिन ये सारी लाइन स्पेन पोर्चुगाल की लाइन खींची नहीं हुई, लाइन खींची हुई है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की। ब्राज़ील नाम के किसी देश का साउथ अमेरिका के किसी भी पुरातन इतिहास में कोई नाम नहीं मिलेगा आपको। मायल लोगों का मिलेगा, एस्टक लोगों का मिलेगा, इंका लोगों का मिलेगा और बहुत सारे लोगों का मिलेगा। ब्राज़ील नाम का कोई देश नहीं है। ये आर्टिफिशियल नेशन स्टेट है 19वीं सेंचुरी का, 200 साल के भीतर का। ऑस्ट्रेलिया हम सबको पता है, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भीड़ बहुत बढ़ गया, कनाडा बेहिसाब ठंडा है, लोग कम जा रहे हैं, तो इंग्लैंड के जेल अपराधियों से भर के ओवरफ्लो करने लग गए। जैसे चूहे पिंजरे से निकल के भागते हैं, तो इनको जहाज में भर भर के कहाँ भेजा गया? ऑस्ट्रेलिया। कब? अभी 200-250 साल पहले तो कोलंबस के बाद ये अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका जब भर गया 200-250 साल में, तो पूरा अमेरिका थोड़े भर गया। अमेरिका का जो कोस्टल स्ट्रिप है अटलांटिक वाला, वही थे ना ये लोग भाई। वो कोस्टल स्ट्रिप जब भर गया, कितना भर गया? किस अर्थ में? जितना उगा रहे हैं उससे ज़्यादा मुंह खाने वाले आ गए, तो ऑस्ट्रेलिया भेजा गया। ऑस्ट्रेलिया नेशन स्टेट के रूप में 100-125 साल का मामला है। आर्टिफिशियल, पहला अनहिस्टोरिकल, आर्टिफिशियल और इलीगल। अभी सब ये आप लोग को सुनाई पड़ेगा, ये तो माओरी लोगों का और बहुत से अन्य लोगों का देश है ना। जाकर बड़े बसे हुए शरणार्थी वहाँ शरणार्थी रिफ्यूजी स्टेटस तो ले सकते हैं, उस नेशन स्टेट को क्लेम कैसे कर सकते हैं? और ऑस्ट्रेलियन तो बताते हैं जी हम तो तमिलनाडु से आए हैं, गोंडवाना वाले लोग हैं, और बड़ी सारी बातें हैं, उसमें हम आज नहीं जा रहे हैं। बहुत अखबारों में आता रहता है कि जैसे कुत्तों की जो वैरायटी दक्षिण भारत में है वही वैरायटी वहाँ पर है। दुनिया भर की चीज़ें हैं, अक्सर अखबारों में आता रहता है। अब आइए यूरेशिया पर। तो ये जो रूस नाम के देश की चर्चा होती है, तो रस शब्द रूस नहीं, ये भारत में तो सब उल्टा पुल्टा कर देते। रस, रसिया, रसियन, ठीक है ना। रस, रसिया, रसियन। नक्शा खोल के देखिए, यूक्रेन नाम का एक देश आपको भी दिखाई देगा। यूक्रेन में एक कीव नाम की नदी आप लोगों को दिखाई देगी, एक कीव नाम का उसका शहर भी दिखाई देगा। यहाँ ये सब बर्फ से ढके हुए इलाके हैं। 8 महीना जब बर्फ है तो ऊपर, अब ऊपर कहाँ हम आपको बताएं, फिनलैंड, स्कैंडिनेवियन जो कंट्री है वहाँ के लोग आ रहे हैं, कुछ इधर के लोग, कुछ उधर के लोग, ट्रेडिंग के लिए आ रहे हैं। कहाँ पर? जमी हुई नदी पर चलकर। स्मूथ सरफेस है, तो जमी हुई नदी पर जो चल के आ रहे हैं वहाँ थोड़े से लोगों को रस कह रहे हैं। रस से रसिया बहुत बाद में है। पहली बार रस शब्द मेरे को जहाँ तक ध्यान आ रहा है 9वीं सेंचुरी है या 11वीं सेंचुरी AD में पहली बार दिखाई देता है। रस शब्द देश नहीं, लोगों का नाम। जैसे मैं मारवाड़ी हूँ, केडिया हूँ, केडिया कोई देश नहीं है, मारवाड़ तो फिर भी देश है,
जैसे बरनवाल है, तो बरनवाल कोई देश नहीं है। जायसवाल कोई देश नहीं है। अ ग्रुप ऑफ पीपल, कुटुंब का नाम है, कुल का नाम है, एक एरिया का नाम है। ट्राइब मत बोला कीजिए, अपने यहाँ कुटुंब और कुल शब्द है। तो रस अ ग्रुप ऑफ पीपल। अब ये जो सनातनी सम्राट है कुबलाई खान, इसके दादा हैं चंगेज खान। आप चंगेज खान भी कहती हैं, कुबलाई खान भी कहती हैं, सनातनी सम्राट कहती हैं। ये मैंने नहीं छापा है, गोवा के सनातन वालों ने भी नहीं छापा है, ये आरएसएस वालों ने भी नहीं छापा है, गायत्री परिवार, ब्रह्मो समाज, ब्रह्मा कुमारी किसी ने नहीं छापा है, ये अमेरिका वालों ने छापा है, ये फोटो सहित। और ये किताब मुझे ध्यान है सिंगापुर या हांगकांग से चल के मेरे पास आई है। एक ऐसे व्यक्ति ने मुझे लाके दिया, मेरी मौसी की बेटी ने, कि कुसुम दीदी दिन भर मंगोल करती हैं, तो ये पुस्तक ले जाओ, ये महाकाल का है। महाकाल चंगेज खान, कुबलाई खान मंगोलों के कुल देवता हैं। जॉन मन वाली किताब में ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले वर्णन आता है जब 13वीं 14वीं शताब्दी में, ध्यान दीजिए, चंगेज खान है 1200 कुछ में, यानी कि 13वीं शताब्दी में। जब 13वीं शताब्दी में मंगोल समस्त सेंट्रल एशिया में फैल जाते हैं, तो जो वो सैकड़ों हजारों कबीलों और समुदायों पर कंट्रोल करते हैं, उसमें एक नन्हा सा समुदाय है रस लोग, रस पीपुल, रस नेशन नहीं, रस नेशन स्टेट नहीं, रशियन स्टेट नहीं। तब इनसे भाग कर, छिप कर, कहाँ जाके छिपते हैं? मस्कवा, जिसको आप लोग मॉस्को कहते हैं, छिपते हैं शब्द का। ये घनघोर डेंस जंगल है, खुले मैदान से रशियन लोगों को भय लगता है। और यहाँ का जंगल अपने लोग का वो वाला जंगल नहीं है, हिमालय वाला जंगल या नैमिषारण्य वाला जंगल, जहाँ 12 साल का सत्र लगता है, 10,000 20,000 आचार्य ऋषिगण बैठ के कथा करते हैं और ज्ञान सत्र चलाते नहीं। इसके लिए भूगोल का ज्ञान जरूरी है। ठंडे इलाकों का जंगल कैसा डेंस, काला, ठंडा, बर्फीला, विशाल रेंगने वाले जीव। जिस सर्प तो हमारे यहाँ मित्र हैं, कोई नाना है, कोई चाचा है, कोई मामा है, कोई दोस्त है, तक्षक और इंद्र मित्र हैं। भयंकर सर्प तक्षक देवराज इंद्र के मित्र हैं। भगवान शेष साई है, वहाँ नहीं, वहाँ सर्प डेविल है। पूरी क्रिश्चियनिटी में भयंकर सर्प है, रेंगने वाले भयंकर जहरीले जीव हैं। तो यहाँ जाकर छिपते हैं। कब? चर्चा आती है 13th 14th सेंचुरी की। तो 13th 14th सेंचुरी में भी अभी रूस नाम का देश नहीं आया है। रस नाम के लोग मस्कवा नाम के जंगल में छिप रहे हैं। मस्कवा नाम के जंगल में भीतर थोड़ा सा इलाका काट रहे हैं। ये रूस का इतिहास आप लोग खोज के देख लीजिएगा, गूगल पर सारा डिटेल विस्तार से मिल जाएगा। इसके बाद 15वीं 16वीं 17वीं में जाकर मंगोलों से ये मुक्ति पाते हैं। मंगोलों से मुक्ति पाने के बाद रूस नाम का देश आता है। तो ये अनहिस्टोरिकल देश है। अब आर्टिफिशियल और इलीगल देश की बात कर रहे हैं। इसके बाद 18वीं 19वीं शताब्दी में इसका जो जार है वो पसरना शुरू करता है 18वीं 19वीं में। और असली पसरना होता है 2017 के बाद, जब बोल्शेविक लोगों ने कब्जा किया। तब ये कब्जा करते हैं कहाँ पर? जो सोवियत रूस बनता है, यानी आधा यूरोप, पूरा का पूरा ईस्टर्न यूरोप, जो 1990 में इससे बाहर हुआ, जर्मनी सहित पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, स्लोवाकिया, बेलारूस, छुटुर दुनिया भर के, और विराट 6 एशियन। कौन? ये यूक्रेन, ये कीव बाहर है, जहाँ से मूल रस की शुरुआत है।
कीव नगर, कीव नदी, यूक्रेन का इलाका, इससे ये रसा से बाहर है। और कौन बाहर है? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये 5 स्थान, और ये यूक्रेन 6 भारत में बाहर, एशिया के निचले हिस्से वाले में बाहर हो गए हैं। लेकिन अब सोवियत रूस से बचा है रूस, जिसकी मैं चर्चा कर रही हूँ। ये भी आर्टिफिशियल स्टेट है, इलीगल स्टेट है। इसका यूरोप के बाहर एशिया में पैसिफिक ओशन तक जो विस्तार है, ये 20वीं शताब्दी का विस्तार है। ये समस्त भारत क्षेत्र है, और इस भारत क्षेत्र पर 21वीं शताब्दी में भारतीयों को क्लेम करना है। इस पर अभी हम धीरे से आते हैं। अभी चीन वाली कथा और पूरी कर लें। तो वर्तमान में जो रूस है, रूस के कई रूप हुए। एक कीव से शुरू हुआ, रसलोक एक हुआ, ये सब बाहर हो गया। उसके बाद मस्कवा में 400 साल बाद कहीं कहीं चर्चा आती है। रूस नाम का कोई देश का इतिहास नहीं लिखा जा रहा है, क्योंकि न देश है, न राजा है, न जनता है, न स्टेट अपरेटस है। मस्कवा के जंगल में थोड़े लोग छिपे हुए हैं। कब? 13वीं 14वीं शताब्दी में। 15वीं में मस्कवा फैलता, और ये भीषण ठंडा इलाका है। हिमालय जैसा ठंडा नहीं, उससे भी बहुत भयंकर ठंडा, 40 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री माइनस वाला इलाका है ये। इसको गर्मी में भी, जहाँ तक मुझे ध्यान है, ये 2, 4, 5 डिग्री टेम्परेचर रहता है, या माइनस ही रहता है इनका जो गर्मी है वो भी। तो मस्कवा के ठंड का कभी क्या अर्थ होता है, ये किसी एक बार मुझे कोई समझा रहा था, उससे फिर पूछ के आप लोगों को बताऊंगी, या हो सकता है गूगल में आप लोगों को मिल जाए। तो उस रूस से बना जार वाला रूस। जार वाला रूस का भी फैलाव सेंट्रल एशिया में आ रहा है। कब? 19वीं सेंचुरी में, जिसको ग्रेट गेम कहते हैं। इधर इंग्लैंड है, इंग्लैंड कह रहा भारत मेरा है। किसके संदर्भ में कह रहा है भारत मेरा है? रूसी को कह रहा है। जैसे वैद्यनाथ परिवार से मेरा परिचय है। मूल 2 भाई हैं, 2 भाई के 4-4, 5-5 बेटे हैं, कुल मिला के 10 बेटे हो गए। नैनी मेरा है, दिल्ली मेरा है, तुम यहाँ सामान कैसे बेच रहे हो? भाइयों में टेरिटरी का डिवीजन है वैद्यनाथ का सामान बेचने के लिए। स्वामी जी, स्वामी रामदेव जी के यहाँ रहती हूँ तो ये सब सुनती हूँ। स्वामी जी अमेरिका में भी सामान बेच रहे हैं, इंग्लैंड में भी सामान बेच रहे हैं, थाईलैंड में भी सामान बेच रहे हैं। इनके लोग वहाँ पर हैं, वो सब वहाँ के वायसराय और गवर्निंग बॉडी के लोग हैं। भाई गवर्नर हैं, लेकिन वो गवर्नर किसके हैं? पतंजलि योगपीठ के ना गवर्नर हैं, ऑफ द अफेयर्स ऑफ पतंजलि प्रोडक्ट्स। तो ये इंग्लैंड कह रहा है कि इधर हम सामान बेचेंगे, रूस कह रहा तुम भी काहे बेचोगे, हम भी आएंगे। न इंग्लैंड को न रूस को, ये जिसको सेंट्रल एशिया कहते हैं, जो विराट विस्तार है हिमालय का, जो पामीर का पठार कह रहे हैं, और उसके आगे जो सतशृंग पर्वत की चर्चा मैंने अथ महाभारत कथा में कही है, जहाँ सारे पांडवों का जन्म है। ये पूरा इलाका इन लोगों ने देखा नहीं है, सुना नहीं है, कभी कोई चर्चा न इनके साहित्य में है, न नानी ने कहा, न मामी ने कहा, न मेरी माँ ने कहा, फोकलोर में भी नहीं है, किंवदंतियों में भी नहीं है। तो कह रहे हैं आ रहे हैं जी, तो ये कह रहे हैं नहीं आने देंगे जी। 1850 के आसपास, यानी मिड 19वीं सेंचुरी में इस इलाके में फैलाव है किसका? जार के लोगों का। कैसा फैलाव है? 2 आदमी, 4 आदमी, 10 आदमी, 500 आदमी, बस मूल रूस से। बाकी यहीं के लोगों को, बहुत सारे लोग हैं, लड़ना भिड़ना काम है, इन्हीं को भर्ती करके यहीं पर अपना अपना एरिया बना रहे हैं, मार के भगाए जा रहे हैं। इस पर लीगल क्लेम पहली बार कम्युनिस्ट पार्टी करता है, बोल्शेविक्स करते हैं, लेनिन और स्टालिन करते हैं, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के नाम पर करते हैं। और ये सारा आर्टिफिशियल कोलोनियल एम्पायर, कोलोनियल कम्युनिस्ट एम्पायर 1990 के ग्लासनोस्ट के बाद, कोल्ड 45 साल के कोल्ड वॉर चलने के बाद,
और ये कोल्ड वॉर इतना ठंडा नहीं था, इस कोल्ड वॉर में भी लाखों लोग मरे हैं, बहुत तोप चले हैं, बहुत हवाई जहाज से गिरे हैं। केवल ये दो इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड बेलिजरेंट स्टेट की तरह नहीं लड़े हैं वॉर का डिक्लेरेशन करके, बाकी बहुत मरे हैं। कोरिया में मरे हैं, वियतनाम में मरे हैं, क्यूबा, ये साउथ अमेरिका, अफ्रीका, अफगानिस्तान, सब जगह रूसी भी खूब मरे हैं, अमेरिकी भी खूब मरे हैं, लोकल पॉपुलेशन भी खूब मरा है। तो 45 साल के कोल्ड वॉर के बाद, 45 साल कब कह रही हूँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म होता है। 45 के बाद हाथों हाथ कोल्ड वॉर शुरू हो जाता है स्टालिन की हरकतों के कारण। 45 से 90 में ये टूटता है। लेकिन आज भी जो रूस का बचा हुआ हिस्सा है, कौन सा, एशियन पार्ट, ये इलीगल ऑक्यूपेशन है। तो मैंने कहा भारत एक स्वाभाविक राष्ट्र है, मेरा अपना शब्द, फिर जो नए शब्द पढ़े उसके तुलना में एक ऐतिहासिक राष्ट्र है, हिस्टोरिकल स्टेट है, एक लीगल स्टेट है। ये 6 अनहिस्टोरिकल है, इसकी चर्चा हो गई। और दूसरा जो मैं कह रही हूँ आर्टिफिशियल स्टेट है। तीसरा जो मैं कह रही हूँ ये इलीगल स्टेट है, दूसरे लोगों की भूमि पर कब्जा है। ये सब बिखर रहे हैं, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। और ये बिखर रहे हैं, ये चर्चा कौन कर रहा है, बड़े बड़े फ्यूचर स्ट्रेटजी प्लान करने वाले वेस्टर्न लोग, रशियन लोग, अमेरिकन लोग, जापानीज लोग। मैं या आरएसएस वाले नहीं कर रहे, उनको तो पते भी नहीं है कि ऐसी कोई चर्चा चल रही है। अब आखिरी बचा ये जिसको चीन 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 कहते हैं। तो चीन तो भाई ये छोटा सा देश है ना, इतना बड़ा। आप नेशनल ज्योग्राफिक में का जो एटलस है उसमें चीन का नक्शा दें। चीन अपने को जो हिस्टोरिकल चीन है वो तो आजकल का जो ग्रेट वॉल है, जो बीजिंग है, जिसको पहले ये पीकिंग कहते थे, उसके नीचे पीकिंग तो कुबलाई खान लोगों का राजधानी है ना, इसका बसाया हुआ राजधानी है ना, चीनियों का थोड़ी राजधानी है। मंगोल तो चीनियों के शासक है ना, चीनी तो इनको विदेशी मानते हैं ना, कम्युनिस्ट इनको अपना डायनेस्टी बता रहे हैं। तो ये चीन जो नन्हा सा चीन है, तो वर्तमान जो पीआरसी है ये मंगोलिया, आधा मंचूरिया ले रखा है, आधा मंगोलिया ले रखा है, एक हिस्सा टर्किस्तान का ले रखा है, पूरा तिब्बत ले रखा है, नीचे का हेनान ले रखा है। इन सब इलाके को मिलाकर ये जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो कॉलोनियल एम्पायर है। अब अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट लिख रहे हैं ये एक कम्युनिस्ट, दोनों शब्द मैं प्रयोग कर रही हूँ, कॉलोनियल भी और कम्युनिस्ट इंपीरियलिस्ट रेजिम भी कह रही हूँ, दोनों बात एक ही है, कहने का ढंग अलग है। कॉलोनी इस अर्थ में इस पूरे इलाके पर कब्जा क्यों कर रहे हैं, इसके रिसोर्सेस को स्वयं के लिए कंज्यूम करने के लिए, इसलिए कॉलोनियल है। इंपीरियलिस्ट किस अर्थ में है, इंपीरियलिस्ट इस अर्थ में कि इसके नागरिकों को गुलाम बना के रख रखा है। तो ये यूरोपियन में जैसे ही इंपीरियल कहते हैं, एम्पायर कहते हैं, इसका मतलब होता है एक इल्लीगल विदेशियों पर बलपूर्वक कब्जा करके उनको मारना, काटना, गुलाम बनाना। और इनका गुलाम और स्लेव का दास से कोई लेना देना नहीं है। दासत्व तो हमारे यहाँ साधना है, हनुमान जी रामचंद्र जी के दास हैं, समर्थ गुरु राम दास हैं। तो दासत्व तो हमारे यहाँ अलग चीज है, स्लेवरी अलग चीज है, गुलामी और स्लेवरी मोटा मोटी है। तो ये लोग, चीनी लोग मंगोलों के गुलाम हैं, स्लेव हैं, और चीनी लोग इनको भगाने पर तत्पर हैं। और इनको भगाने वाला जो मिंग शासन आता है उसी को ये लोग अपना कहते हैं। तो ये 5वां आर्टिफिशियल स्टेट 1949 में बना और उस समय इसके पास चीन, मंचूरिया, मंगोलिया, थोड़ा सा हिस्सा कोरिया का और हेनान का था। उस समय इसके पास जिसको सिक्योंग कहते हैं वो नहीं था, वो भारत के कब्जे में था। तिब्बत से भारत के बहुत प्रकार के पैठ थे,
ये सिक्योंग वाला इलाका कोई नेशन स्टेट के रूप में नहीं था, ये भारत के अंग के रूप में था। 1947 के 2 साल बाद नेहरू ने 1949 में स्टालिन के कहने पर चीन को नहीं, कम्युनिस्ट पार्टी को नहीं, माओ को हैंड ओवर किया है, दस्तखत करके एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसने कहा ये हमारा, उसने कहा हम आपके क्लेम को स्वीकार करते हैं। और ये कौन सा इलाका, इस पर 2 मिनट बस मैं बात करूंगी। आप नक्शे में जाइए, तारिम बेसिन ढूंढिए, TARIM, तारिम बेसिन, तारिम बेसिन। और एक दूसरा शायद किसी में बड़े से अक्षर से दिखेगा, टकला मकान डेजर्ट, TAKALA, टकला मकान, इस पर उच्चारण अलग अलग इन नालायकों का है, MAKN, टकला मकान डेजर्ट। हम लोग का नाम कुछ और होगा। यहीं पर तो कासगर है हमारा। कासगर को तो आज तक अमेरिकन काशी लिख रहे हैं। भारत में इसको उत्तर का काशी कहते हैं। काशी जो मान्य है हमारा, जो हमारे मान्य पवित्र नगरियां हैं, वो एक नहीं है, वो हर जगह एक बना लेते हैं। काशी दक्षिण में भी है, काशी इंडोनेशिया में भी है, काशी टकला मकान डेजर्ट तारिम बेसिन में भी काशी है। केवल काशी नहीं है, वहाँ तो खोतान भी है ना, कुस्तून। किसने बताया? ये कहते हैं बौद्ध सम्राट, मैं कहती हूँ महान सनातनी, जिसको ये अशोका द ग्रेट कहते हैं। उसके पुत्र, उनके पुत्र कुस्तून के नाम पर कुस्तून है। उच्चारण नालायकों को नहीं आता है, कहते हैं इलाका हमारा खोतान कहते हैं। और बुखारा कहते हैं। अरे बिहार कहो ना, ये बिहार किसका है? ये भी हमारा है। कब तक? 1947 तक। 1947 तक भारतीयों के एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नमेंट के नाम पर अंग्रेज एजेंट इन तीनों जगह पर बैठा हुआ है। तो तुमने तो ट्रांसफर ऑफ पावर लिया था ना। जो जो क्षेत्र अंग्रेजों के पास था, वो सब क्षेत्र तुमको हैंडओवर हुआ था ना भाई। तो तुमने कैसे उसको राइट ऑफ कर दिया? तुमने बलूचों को भी राइट ऑफ कर दिया। तुम तो कश्मीर को भी राइट ऑफ करने पर अड़े हुए थे। RSS ना होता, सर गुरुजी जाके महाराज हरि सिंह से बात ना किए होते, तुम तो कश्मीर को भी राइट ऑफ कर दिए होते। तुम 1962 में तुर्किस्तान और तिब्बत को देने के बाद 1962 की मॉक लड़ाई मॉकटेल की तरह छेड़ा था, लद्दाख भी देने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी को। तो अब करीब 30 मिनट समय हो गया। अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। यानी हमने केवल ये कहा अभी तक 15 अगस्त 1947 वाला जो भारत है, ये 15 अगस्त 1947 वाले भारत के क्षेत्रफल से बड़े 6 क्षेत्रफल वाले नेशन स्टेट हैं। ये 6 के 6 नेशन स्टेट अनहिस्टोरिकल है, आर्टिफिशियल है। ये तो सारे किताबों में आ रहा है, इस तरह नहीं आ रहा है, घुमा के आ रहा है। आर्टिफिशियलिटी की, अनहिस्टोरिकल नेशन स्टेट की जो परिभाषा उसमें आ रहा। तीसरा मैं जोड़ रही हूँ, ये इलीगल नेशन स्टेट है। ये 6 के 6, ब्राज़ील का मुझे नहीं पता, ये 6 में ब्राज़ील का भी नहीं पता, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का भी नहीं पता, मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन 3 टूट के बिखर रहे हैं। कौन कौन बिखर रहा है? कौन कौन बिखर रहा है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आज से 25 साल पहले हंटिंगटन की क्लैशेज ऑफ सिविलाइजेशन छपी थी। हंटिंगटन की जो क्लैशेज ऑफ सिविलाइजेशन है, हरदम मेन हेडिंग का सेकंड सब हेडिंग देखिए, एंड द रीमेकिंग ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर। हंटिंगटन कौन है? अमेरिकन है। एस्टैब्लिशमेंट का हिस्सा है। एस्टैब्लिशमेंट मतलब स्टेट अपरेटस का हिस्सा है। स्टेट अपरेटस में भी किसका है? डिफेंस का। अब डिफेंस में टेक्निकली फॉरेन पॉलिसी नहीं आता है। अमेरिका पर अटैक करने कौन आ रहा है? अमेरिका की जो प्रभुता है विश्व में, उस पर जो खतरा हो रहा है,
तो फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस एकेडमी, नेशनल सिक्योरिटी, ये नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर जाकर अफगानिस्तान में बम्बार्डमेंट किया था ना, कि साहब अफगानिस्तान से 2 आदमी आए थे और अमेरिका का ट्विन टावर डाल गए, नेशनल सिक्योरिटी एट स्टेक, अफगानिस्तान बम्बार्ड। क्यूबा में पहुंच गया कि अभी बता। तो ये पूरा का पूरा जो किताब है, जब अमेरिकन किताब लिख रहा है, इस्टेब्लिशमेंट का व्यक्ति जब लिख रहा है, तो सब बार बार कहते हैं अमेरिका का बैलेंस ऑफ पावर, अमेरिका का सुपर पावर स्टेटस कैसे मेंटेन हो। तो ये जो विस्तार से चर्चा कर रहा है, बहुत और किताबें हैं, वो ये कह रहा है अमेरिका अमेरिकनपन खो रहा है। पहली बार एक हिस्टोरिकल स्टेट मैक्सिको अमेरिका के हिस्से पर अपने हिस्टोरिकल क्लेम कर रहा है। अमेरिका के दक्षिण वाले जो 4-5 राज्य हैं, कल तक वो मैक्सिको के हिस्से थे, मैक्सिकन वहाँ पर आकर बस रहे हैं और अपना हिस्टोरिकल क्लेम कर रहे हैं। तो सारा का सारा रुदन है अमेरिका का जो स्वरूप पिछले 150-200 साल में आया, वो स्वरूप क्या है? प्रोटेस्टेंट वाइट क्रिश्चियंस। प्रोटेस्टेंट भी है लेकिन वाइट नहीं है, एशियन है, येलो है, ब्राउन है, ब्लैक है, वो अमेरिका को नहीं चाहिए। वाइट है लेकिन पेगन है, अमेरिका को नहीं चाहिए। ये कह रहा है अमेरिका को अपनी आइडेंटिटी एसर्ट करना है। वो आइडेंटिटी क्या है? वाइट प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन आइडेंटिटी ये डिस्टर्ब हो रही है। कमला हैरिस काली है, क्रिश्चियन है, भारतीय है। बराक ओबामा क्रिश्चियन है, काला है, आधा अफ्रीकी है, आधा मियाँ है। हंटिंगटन यूं ही चिंता नहीं कर रहा है, कल एक मैक्सिकन हो सकता है, कल एक हिंदू भारतीय अमेरिका का प्रेसिडेंट हो सकता है। बराक ओबामा हनुमान जी की मूर्ति ऐसे दिखाते नहीं घूम रहा है। ये सबके स्ट्रैटेजिक डिप्लोमेटिक मैसेजेस हैं। मियाँ है, अफ्रीकी है, क्रिश्चियन है, हनुमान जी को दिखाने का कौन ज़रूरत है? किसी समय पूजा करने भी लगे, भक्ति करने भी लगे, कीप इनसाइड योर पॉकेट, डोंट शोकेस इट। शोकेसिंग का हरदम स्ट्रैटेजिक मैसेजेज होता है। तो ये अमेरिका हो गया, रूस डिसइंटीग्रेट हो गया। रूस दोबारा डिसइंटीग्रेट होगा किस नाम पर? मैनकाइंड्स कॉमन्स। जो पूरा का पूरा एशियन इलाका है, 2 यूरोप के बराबर रूस के एशिया वाले क्षेत्र में, ध्यान दीजिए, रूस यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, इस एशिया वाला क्षेत्र उसका है नहीं। तो इस क्षेत्र में 2 यूरोप के बराबर, 2 भारत के बराबर जगह इसने मल्टीनेशनल कंपनीज को अभी दे दिया है। क्यों दे दिया है? कार्बन उत्सर्जन न होने के लिए। भारत में मोदी जी बड़का भारी पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर हैं। इंदिरा गांधी, इंदिरा इज इंडिया थी, औकात थी 1 इंच जमीन दे दे, औकात थी। नेहरू ने दे दिया जबकि लोग धचके में थे, अंदाज नहीं पड़ा। आज तक मीडिया को नहीं पता है, आज तक बड़े बड़े संघ वालों को नहीं पता है। आज तक जब टर्किस्तान शब्द लिखते हैं ये यूरोपियन और अमेरिकन, तो ये नहीं लिखते हैं चाइनीज मंचूरिया, ये नहीं लिखते हैं चाइनीज तिब्बत, लेकिन चाइनीज टर्किस्तान लिखते हैं। बार बार उस पर चाइनीज शब्द चिपकाते हैं। क्यों? क्योंकि टर्किस्तान भारतीय क्षेत्र है। तो ये जो एरिया है, अब मुझे नहीं पता, हमारे नरेंद्र चूंकि संघ में शिक्षित और दीक्षित हैं, तो ये महाभारत को मानते हैं, रामायण को मानते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, मुझे नहीं पता। ये जो महाभारत, ये जो संघ का गीत है ना, हम लोगों ने विदेश पर आक्रमण नहीं किया,
और देश क्या है? अखंड भारत माता, अखंड भारत माता। कौन कौन? पाकिस्तान, बांग्लादेश, 14 अगस्त 1947। ये समस्त भारत भूमि है, हमारे चक्रवर्ती राजसूय राजाओं की भूमि है। मैंने अपने पिछले भाषणों में कई बार वो सारी पुस्तकें दिखाई हैं जो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज वगैरह से छप रही हैं, जो हमारे हिस्टोरिकल क्लेम को पुष्ट कर रही हैं। आज या अगली बार मैं एक भाषण और दूंगी, अभी आया है ऑक्सफोर्ड से किताब, उसके आधार पर। तो मुझे नहीं पता, क्योंकि 2, 4, 5 साल, 10 साल में ये रीडिवीजन होने वाला है। अगर ये नहीं क्लेम हम कर पाए तो मैनकाइंड्स कॉमन्स के नाम पर, जैसे पैसिफिक में जो लड़ाई चल रही है अभी, जिसको ये साउथ चाइना सी इन्हीं नालायक अमेरिकन का नाम दिया हुआ है, जो वस्तुतः हिंद महासागर है, तो मैनकाइंड्स कॉमन्स के नाम पर जो हाई सीज में बात हो रही है, वही बात ये पूरा का पूरा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर बात होगा। आप कहेंगे जी आप खाली महाभारत महाभारत कहती, ये तो भारतीयों का लिखा हुआ है ना। अलबरूनी ये तो मियाँ भाई है ना, तो आपके अनुसार हिंदुओं के शत्रु हैं, और होंगे भी, हमको पता नहीं शत्रु हैं कि मित्र हैं। और ये कोई पुरातन काल की कहानी नहीं है, अलबरूनी 10th 11th सेंचुरी है। ये कहता है कि दिशाओं के जानकारी के लिए, खगोलीय गणनाओं के लिए भारतीय 4 जगह पर नक्षत्रीय गणना करते हैं। एक है उत्तरी ध्रुव, दूसरा है दक्षिणी ध्रुव, पूरब और पश्चिम के 2 देशों का नाम दिया है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, कभी पेज नंबर के साथ बता दूंगी। और उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिया है उन दोनों नगरों का। हमारे यहाँ नगरों के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के साथ एग्जैक्ट लोकेशन हमारे पुराणों में दिया हुआ है, उसी के आधार पर अलबरूनी दे रहा है। तो अलबरूनी का साक्ष्य, और ये कह रहा है इन स्थानों पर ये रेगुलर आ जा रहे हैं। अभी एक मैं पीरी राइस मैप की भी बात करूँगी, तो अब इस पर हम नहीं जा रहे हैं, कभी अलग से भाषण देंगे। मैनकाइंड्स कॉमन्स के नाम पर ये रशिया वाला जाएगा, चाइना वाला तो मेरे कई भाषण आ चुके हैं, कम्युनिस्ट साम्राज्यवाद का विखंडन, और आपके इस सेंटर फॉर सिविलाइजेशन स्टडीज़ पर भी मैं 21st सेंचुरी जियोपॉलिटिक्स में ये सारी बात कर चुकी हूँ, इसलिए इसको छोड़ती हूँ। अब मैं आती हूँ, ये जो 15 अगस्त 1947 वाला भारत है, ये ग्वादर तो भारत है ना भाई। आप पश्चिमी बंगाल कहते हैं तो पूर्वी बंगाल कौन है? बांग्लादेश है ना। लाहौर और काबुल तो महाराजा रणजीत सिंह की राजधानियां है ना। हमारे यहाँ राजा की एक राजधानी नहीं होती है, बहुत विस्तार है ना, तो कई राजधानी होती हैं कई। जैसे ये अंग्रेजों का समर कैपिटल था शिमला, विंटर कैपिटल था दिल्ली, तो हमारे राजाओं का क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो कई राजधानियाँ। महाराजा रणजीत सिंह कब है? मिड 19th सेंचुरी में है। कहाँ के राजा है? पंजाब है, और पंजाब कहाँ तक फैला हुआ है? इसी पंजाब को आप पाकिस्तान कह रहे हैं ना। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अपनी जिंदगी, अपनी सर्वाइवल के लिए सांस लेता हुआ इंग्लैंड, यानी डेड इंपेरियलिस्ट पावर, ध्यान दीजिएगा, इंपेरियलिस्ट पावर नहीं कह रही हूँ, आगे एक विशेषण जोड़ रही हूँ, डेड ये मेरा नहीं है, ये भी मैंने ये अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट को जो पढ़ा है वहीं का शब्द बोल रही हूँ। डेड इंपेरियलिस्ट पावर की खींची हुई लाइन है। इस पर एक अलग मैं भाषण दूंगी। दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद तब ये डेड नहीं थे। कौन? इंग्लैंड और फ्रांस। इन्होंने अनेक आर्टिफिशियल नेशन स्टेट खड़े किए जो मेल्ट डाउन होने वाले हैं। कौन है ये आर्टिफिशियल नेशन स्टेट? जॉर्डन है, लेबनान है, सीरिया है, कुवैत है, ईरान है, इराक है। इजराइल तो अपना बॉर्डर खुद खींच रहा है, सऊदी अरेबिया है, यमन है, 2 यमन है, 2 ओमान है, मोरक्को है, ट्यूनीशिया है, ये सब आर्टिफिशियल नेशन स्टेट है।
इसी प्रकार यूरोप में 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अनेकों बार लाइनें खींची गई, अनेकों बार लाइनें तोड़ी गई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी का डिवीजन किया, किसने किया? खाली इंग्लैंड ने नहीं किया। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसएसआर, सुपर पावर 45 के बाद फ्रांस, इंग्लैंड, डूबते हुए सुपर पावर 4 ने, और किसका ऑस्पिसेस लिया? यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान के तहत जर्मनी को 2 हिस्से में बांटा, आधा रूस को दिया, आधा इंडिपेंडेंट रखा, अपने नाटो वाले में रखा, अपने पास रखा। टूट गया भाई, जर्मनी यूनिफिकेशन हो गया। वियतनाम 2 हिस्से में बांटा, नॉर्थ वियतनाम, साउथ वियतनाम, टूट गया भाई, एक हो गए। साउथ कोरिया, दक्षिणी कोरिया एक हो रहे हैं भाई। तो पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत भी एक ही होंगे ना भाई। मरे हुए रेडक्लिफ की लाइन को नेहरू को जरूरत थी ना, नरेंद्र मोदी को थोड़े छोटा भारत चाहिए। नरेंद्र मोदी के बाद एक सम्राट आएंगे, उसके बाद भारत के चक्रवर्ती सम्राट का जन्म तो हो जाएगा 5-7 साल के बाद। तो भारत के इन नरसिम्हों को रेडक्लिफ की मरी हुई लाइन चाहिए। और ये लाइन केवल रेडक्लिफ वाली नहीं है, ये लाइन डूरंड वाली भी है। आप लोग रोज पढ़ रहे हैं कि पाकिस्तान घबरा रहा है, डूरंड की खींची हुई लाइन को अफगानिस्तान उड़ा के फेंक रहा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? और ये जो आपका पीआरसी है, ये मैकमोहन लाइन को नहीं मान रहा है, दिल्ली को ही रेडक्लिफ की लाइन मानने की जरूरत है। दिल्ली माने मेरे जैसे करोड़ों 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 भारतीय अपने तीर्थ स्थलों की दुर्गति नहीं स्वीकार करते हैं। हमको सब जगह तीर्थ यात्रा करना है, हमको अपने सम्राट का अभिषेक करना है। ये अंग्रेजों के लिखे हुए 1935 के अडॉप्शन के कॉन्स्टिट्यूशन को कपार पर रखकर भारत का राजा शपथ लेगा। अमेरिका का बिल क्लिंटन, अमेरिका का बराक ओबामा, अमेरिका का ट्रंप और अमेरिका का ये जो बिडेन बाइबिल को हाथ में लेके शपथ लेता, और केवल शपथ नहीं लेता है, मैं राष्ट्रपति बना ही हूं बाइबिल की चर्च की सर्विस के लिए। भारत का राष्ट्रपति और भारत का प्रधानमंत्री नहीं शपथ लेगा? अमेरिकन संविधान बहुत पसंद है ना, इंग्लैंड का संविधान, फ्रांस का, जर्मनी का संविधान बहुत पसंद है ना। वो कहता है मैं प्रोटेस्टेंट चर्च की सर्विस करूंगा, वो कहता है मैं कैथोलिक की करूंगा, वो कहता है मैं बैप्टिस्ट की करूंगा, वो कहता है मैं सेवेंथ, पता नहीं कितने सारे नाम हैं। और भारत का राजा तो 1947 में केवल और केवल नेहरू और गांधी के कारण ये रेडक्लिफ लाइन खींची गई। मेरा एक भाषण है, अखंड भारत हकीकत और फसाना, ये है जब्बू टॉक्स पर। जो लोग इस विषय को विस्तार से देखना चाहें, जिन्ना की औकात है, जिन्ना 6 महीने में कैंसर से मर रहा है, लंदन में इलाज करा रहा है, ये अंग्रेजों से ज़्यादा किसी को पता है। 1948 में जाने वाले जिन्ना को खड़ा करके कह रहे हैं कि तुम किसी भी हालत में तुझे पाकिस्तान लेना पड़ेगा। नेहरू जी, गांधी जी को जानकारी मिल गई, गांधी जी ने कहा अच्छा ठीक है, जिन्ना को हम पूरे देश का प्रधानमंत्री बनवा देते हैं, भारत अखंड रहेगा। क्यों 6 महीने में मर कब जाएगा? नेहरू तू बाद में बन जाइए। एडविना जानते हैं ना, माउंटबेटन की पत्नी, सुंदर भी नहीं है, लंबी छड़ी सी खड़ी हुई, नाक इतनी बड़ी। उस एडविना ने नेहरू का कान उमेट दिया या स्विमिंग पूल में क्या किया, और ये कह रहे हैं नहीं जी प्राइम मिनिस्टर तो मैं ही बनूंगा जी। क्यों? अंग्रेज को जिन्ना नहीं चाहिए, नेहरू नहीं चाहिए, गांधी नहीं चाहिए, ये विराट भारत नहीं चाहिए। सोवियत रूस के स्टालिन को ये विराट भारत नहीं चाहिए, जापान नहीं चाहिए, पावरफुल जापान नहीं चाहिए, पावरफुल भारत नहीं चाहिए। इसलिए भारत का हिस्सा जाता है सोवियत रूस में, भारत का हिस्सा जाता है
पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत का इस्लाम के नाम पर डिवीजन होता है। और 1947 से आज तक तुम लोग रो रहे हो कि जिन्ना ने कर लिया, जिन्ना ने कर लिया। जिन्ना किसी भी लॉलेस एलिमेंट की औकात है बिना स्टेट प्रोटेक्शन के, बिना स्टेट संरक्षण के लॉलेसनेस कर ले। जैसे ही डायरेक्ट एक्शन में कलकत्ता में हिंदुओं ने जवाब दिया, अगले दिन फौज आ गई। हिंदुओं ने जवाब दिया जी, पुलिस ने नहीं, फौज ने नहीं, जवाब को थामने के लिए। और कौन से हिंदुओं ने जवाब दिया? जिनका 1860 के आर्म्स एक्ट के तहत सब हथियार रखवा लिया गया था। उन हिंदुओं ने, बड़ा बाजार के हिंदू व्यापारियों ने मुझे इसका पूरा विस्तार से कथा सुनाया था। विद्यानिवास मिश्र जी ने काशी में अपने घर में पहली बार, उनका मारवाड़ियों में बहुत उठ बैठ था। बोले 2 फीट खून की नदी बह गई थी। मारवाड़ी बनिया बेचारा, इसीलिए उसके बाद से शब्द चला बनिया बक्कर। तो ये जिन्ना मिन्ना की औकात नहीं थी। इन्होंने तो अंबेडकर को भी खड़ा किया था दलित स्थान लेने के लिए। अंबेडकर ने कहा और सब ठीक ठाक है, मिनिस्टर तक ठीक ठाक है, ये मैं देशद्रोही नहीं हूँ, मैं देशभक्त हूँ और मैं मियाँ या क्रिश्चियन नहीं बनने वाला हूँ। बहुत दबाव बना तो बोले विष्णु भगवान 9वें अवतार हैं, हिंदू धर्म के फोल्ड में हिंदू जन्मा हूँ, हिंदू ही मरूंगा, हिंदू नहीं मरूंगा लेकिन मरा सनातन धर्म के फोल्ड में, वो हिंदू ही है। बौद्ध हिंदुओं से बाहर नहीं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सिख, जैन और बौद्ध हिंदू हैं। तो अब जो 21वीं, अच्छा 2-4 चीज़ें हम और बताने वाले थे, समय नहीं है इसलिए हम छोड़ रहे हैं। अब 21वीं शताब्दी की जो जियोपॉलिटिक्स आ रही है, जिस जियोपॉलिटिक्स में सुपर पावर कौन है? फिलहाल तो है ही है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूरोप वाले हैं, रशिया है। इन सबको 2 से निपटना है। इस्लामिक टेररिज्म जिसमें इस्लाम का कोई रोल नहीं है। ये लॉलेस लोग हैं जो राई रत्ती न तो कुरान की इज्जत करते हैं, न राई रत्ती ये पैगंबर साहब की इज्जत करते हैं। उसमें जो हदूद क्राइम है, सारा का सारा हदूद क्राइम कर रहे हैं। हदूद क्राइम में सीधे कहा है, किसी प्रकार के नशे का सेवन, व्यापार, इस्तेमाल, प्रोसेसिंग, क्राइम अगेंस्ट अल्लाह। और पूरा अफगान का तालिबान क्या कर रहा है साहब? अफीम का व्यापार कर रहा है। इसी प्रकार 5 हदूद क्राइम कर रहे हैं। ये जितने जिहादी एलिमेंट है, जिहादी एलिमेंट तुम केवल और केवल इस्लाम के तहत हो सकते हो। इस्लाम से बाहर कोई जिहाद का कंसेप्ट नहीं है। और इस्लाम के भीतर जिहादी होने के लिए तुमको मोमिन होना जरूरी है। मोमिन होने में और कोई छूट भले मिल जाए, हदूद क्राइम से तुमको एक भी छूट नहीं है। और ये सारे के सारे जो अब जिहाद कर रहे हैं, जो उत्पात कर रहे हैं दुनिया में, लॉलेसनेस कर रहे हैं, ये सब के सब मुनाफिक हैं, पैगंबर साहब और कुरान का तौहीन करने वाले लोग हैं। तो ये जो अमेरिका, यूरोप, रूस को 2 फैक्टर से निपटना है। मैं बल्कि कहूँ मिडिल ईस्ट में फैला हुआ और जगह जगह अलग फैला हुआ इस टेररिज्म से, और दूसरा शी जिनपिंग वाली कम्युनिस्ट पार्टी से। और इन दोनों से निपटने में भारत की हिंद महासागर में केंद्रीय जियोपॉलिटिकल भूमिका है। जियो ज्योग्राफी के कारण, पॉलिटिकल, ना हमको वो सुहाता है ना हमको ये सुहाता है। भारतीयों को 2 ही ठो बवाल है, इधर वाला। तो इस काम में हम तुम्हारे नेचुरल एलाई हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में 15 लाख सैनिक गए थे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 25 लाख सैनिक गए थे। फिर यूनाइटेड नेशंस की जो ये शांति सेना है, पीस आर्मी, इसमें भारतीय बड़ी संख्या में हैं। दुनिया के हर थिएटर ऑफ वॉर में लड़े हुए हैं। हवाई लड़ाई, जमीन की लड़ाई, ऊंचे पहाड़ की लड़ाई, कारगिल हाईएस्ट लड़ाई है, पानी की लड़ाई, धरती के भीतर की लड़ाई। बैटल
बैटल हार्डेंड आर्मी है। मरने से, लाशों को आने से परिवारों में उत्पात नहीं होता है जैसा कि अमेरिका में होता है। तो ये बैटल हार्डेंड आर्मी की जरूरत दोनों जगह पर है। तो भारत 21वीं शताब्दी के जियोपॉलिटिक्स में अपने अखंडत्व को प्राप्त करेगा। और इसके बहुत से जो और क्लेम है जो मैं आज बताना चाहती थी वो 1 घंटे में नहीं बता पाई, कभी फिर। नमस्कार।